नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। बच्चे भी हैं, युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं और सभी देशों में हैं। लेकिन इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके बीच में अतिथि देवो भव में एक ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहे हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में जिसे हम कहते हैं वीआईपी, बड़े पोस्ट पे, और साथ में वो स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल को भी जिन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बड़े पोस्ट में हैं आध्यात्मिक रूप से वो सशक्त हो, लेकिन आज जिनको हम आपके बीच में लाएंगे वो आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त हैं। उनके जीवन में परमात्मा प्यार, परमात्मा संदेश सब कुछ समाया हुआ है। आइए आपसे मिलाते हैं, जिनका नाम है सीताराम मीणा जी। यूपी से हमारे बीच में आइए जानते हैं उन्हीं से उनके जीवन की कुछ वो अनटच स्टोरी, वो व्यक्तिगत बातें जो हम सबके लिए काफ़ी प्रेरणादायी होगा। तो मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। हाँ, गुड। मीणा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी वर्षों से आपको हम देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के इस परिवार में। प्रशासनिक जगत में आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पोस्ट है, सेवाएं आप बहुत यज्ञ में किए हैं। परंतु आज हमें जानने का मौका मिला है कि आपके व्यक्तिगत जर्नी के बारे में। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपका जन्म हुआ और इस प्रशासनिक जीवन की जो यात्रा आपकी रही, ये कहाँ से कैसे शुरू हुई, उसके बारे में बताएं। इस शरीर का जन्म तो राजस्थान की धरनी में हुआ। उस वक्त सवाई माधोपुर जिला कहलाता था। बाद में उसमें से 1997 में एक नया जिला बना करौली, तो करौली ज़िले में हो गया। उसके बाद में अभी नए भी एक जिला बन गया, गंगापुर सिटी। तो वर्तमान में हमारा छोटा सा गांव जो है वो उस जिले में पड़ता है। अच्छा। और दो धार्मिक स्थलों के बीच में हमारा गांव पड़ता है। एक मेहंदीपुर बालाजी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और दूसरा जैनियों के अपने हिसाब से एक बहुत बड़ा उनका तीर्थ स्थान है श्री महावीर जी। इन दोनों के बीच में हमारा गांव पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये मतलब एक धार्मिक नगरी कह सकते हैं। बहुत सुंदर। वहाँ से ही आपकी जर्नी शुरू। पर ये आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? हमारा पूरा का पूरा जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूलों अच्छा। और कॉलेजों में हुआ। हाँ। और उस हिसाब से था, छोटे से गांव से थे और उस वक्त ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे, तो ज़्यादातर पैदल ही जाया करते थे। जैसे जब हमने हाई स्कूल पास किया तो उस वक्त हम 17-18 किलोमीटर आने और जाने के लिए चलते थे पैदल। अच्छा। और उस हिसाब से पहली बार हमारा बस में बैठने का हुआ जब हम हायर सेकेंडरी स्कूल में दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए। अच्छा। फिर सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज करौली, वहाँ से ग्रेजुएशन किया और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से एमए करने का सौभाग्य मिला। और स्कूल के दिनों से ही एक इच्छा थी कि हमें आईएएस बनना है, लेकिन घर की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें तुरंत में कोई ना कोई जॉब करना था। इसलिए उस हिसाब से हमारी जो प्रोफेशनल जर्नी है उसकी शुरुआत बैंक से हुई, क्लेरिकल ग्रेड से। फिर हमने एग्ज़ाम दिया तो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के तौर पे रहे। फिर परीक्षा दी, फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद में फिर एग्ज़ाम दिया तो आईएएस का जब परीक्षा दी तो उसमें हमारा पहले रेलवे में सिलेक्शन हुआ, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। और उसके बाद में फिर परीक्षा दिया तो हमारा आईपीएस में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन हमें उसमें काडर नॉर्थ ईस्ट का मिलने की उम्मीद थी, मेरिट में भी पीछे थे, तो हमने वो ज्वाइन ना करके फिर से परीक्षा देने का इरादा किया और फिर हमारा आईएएस में सिलेक्शन हो गया और यूपी काडर मिला। अच्छा। तो एक प्रकार से दृढ़ता की शक्ति भी थी आपके पास कि ये बनना है। वरना तो कई बार ऐसा होता है कि गांव में जन्म हो और साधन ना हो बहुत सारी चीज़ों का, परंतु जहां पर दृढ़ता है, जहां पर लगन है, तो सफलता तो मिलना ही है। एक एग्जाम्पल है आप, मुझे लगता है। तो भाई साहब, वर्तमान समय में आप कौन से पोस्ट से रिटायर्ड हुए और कहाँ से हुए थे?
उत्तर प्रदेश में ही हमारी अधिकांश सर्विस रही आईएएस में, और उसमें हमारा फील्ड में ज़्यादा पोस्टिंग रही, सचिवालय में कम सेवा हुई। तो शुरुआत तो हमने किया आगरा में, हमारी ट्रेनिंग हुई, और फिर एसडीएम के तौर पर पहली पोस्टिंग हुआ करती है तो वो बदायूं जिले में हुई, जो कि क्रिमिनल हिसाब से डिस्ट्रिक्ट माना जाता था, और हम राजस्थान से जहाँ पर क्राइम की पोजीशन उतनी ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन हमने फिर भी वहाँ जाकर के देखा कि उत्तर प्रदेश बाहरी लोगों के लिए ज़्यादा खुला और दिल वाला जैसे स्थान है। तो मैं आमतौर पर अपने अनुभव के हिसाब से जब कभी बात होती है तो कहा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ बड़ा ही नहीं है, लेकिन उसका बड़ा दिल भी है, और ख़ास तौर से बाहर वालों को बहुत दिल से वो स्वीकार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं, बल्कि इनसाइडर जो लोग हैं उनसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ख़ास तौर से हमने ये देखा, महसूस किया। इसलिए उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, कह सकते हैं। और उस हिसाब से पूरा प्रशासनिक सेवा के दौरान सेवा करते हुए फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्केल में कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश, जिनका हेडक्वार्टर कानपुर में था, तो वहाँ से रिटायर हुए। और उसके बाद में वैसे फिर दोबारा रीअपॉइंटमेंट भी हमारा, क्योंकि हम लेबर कमिश्नर उत्तर प्रदेश भी रह चुके थे, तो लेबर कोर्ट आगरा बेंच में भी हमारा फिर बाद में सर्विस रही, और वहाँ से रिटायर होने के बाद में अब हम मोदी नगर जिला गाजियाबाद में रह रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। भाई साहब, आप तो हमारी संस्था के लिए गौरव हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल है जहाँ पर सेवाओं के क्षेत्र में भी ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आपका बड़ा रोल है, जैसे कि हम बहुत बार सुनते आए हैं। भाई साहब, हम जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आपका जुड़ाव कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी कोई स्टोरी? वैसे तो देखा जाए तो एक लंबी एक जर्नी है, और मैं आमतौर पे कहता हूँ कि परमात्मा मेरे पीछे 25 साल से पड़ा था। अच्छा। तो उस हिसाब से शुरुआत हमारी हुई थी जब हम एमए कर रहे थे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो जयपुर में एक स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, रामनिवास बाग, जहाँ पर म्यूजियम भी है। तो वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी थी ब्रह्मा कुमारी की, तो उसको हमने देखा था। उसमें कुछ और चीज़ें हमें पसंद नहीं आई। एक चीज़ जो पसंद नहीं आई, अच्छा, और दिल ने जिसको स्वीकार नहीं किया, वो ही बस याद रही। अच्छा। और वो ये था कि विनाश जल्दी होने वाला है। अच्छा। तो ये बात हमें पसंद भी नहीं आई, पर वही लेकिन बात फिर भी वो याद रही, वो याद रही। लेकिन उसके बाद में संयोग इस तरह का रहा कि हम जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे थे उदयपुर में, तो एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ जिससे फिर पारिवारिक रिश्ते हमारे बन गए। तो उनमें ही एक जो छोटी बहन जी थी, वो बाद में ब्रह्मा कुमारी बन गई, ब्रह्मा कुमारी रेणु बहन जी। अच्छा। जो आजकल जोधपुर में एक इंडिपेंडेंट सेंटर का भी प्रभार देख रही है। तो उस तरह से रहा। और उसके बाद में इनकम टैक्स के बाद में हमने जब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ज्वाइन किया, तो वहाँ पर एक राजरूप फूलिया जी थे, जो कॉलेज और स्कूल के दिनों से ही ब्रह्मा कुमार थे। वो हमारे बैचमेट थे, तो वो कभी ज्ञान की बातें तो नहीं करते थे, लेकिन हाँ, उनका खान पान, रहन सहन, बोल चाल और जो तरीका था वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए हम उनको स्वामी जी कहने लगे थे। तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा, वो हमें पंडित जी कहने लगे थे। तो उनसे फिर जुड़ाव, जब हमने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में रहते हुए आईएएस का एग्ज़ाम दिया और हमारा अलाइड सर्विस इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में सिलेक्शन हुआ, तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में भी फिर दोबारा, क्योंकि वो भी आईआरपीएस में हमसे पहले चले गए थे, तो वहाँ पर भी हुआ। बाद में उनका आईएएस में हरियाणा कैडर में सिलेक्शन हो गया, वो हमसे सीनियर थे। हम आईएएस में 1985 बैच में उत्तर प्रदेश कैडर में ज्वाइन किए। तो वहाँ पर भी बहनों से बहुत बार उस तरह से, क्योंकि बहनें खास तौर से फील्ड में जो भी अधिकारी होते हैं, तो उनके यहाँ पर खास तौर से रक्षाबंधन और बाकी के त्योहारों पर आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं। तो उस तरह से संपर्क और संबंध तो रहा था। और
फूलिया जी भी हमें बीच बीच में याद दिलाते रहते थे, और रेणु बहन जी भी हमें पत्र से, कभी फ़ोन से उस तरह से बातें करते रहते थे। तो उस तरह से होता था। लेकिन जब हमें महसूस होता है अब अनुभव के हिसाब से कि परमात्मा को लगा कि ये बच्चा तो पकड़ में नहीं आ रहा है, तो जैसे परमात्मा को भी युक्ति रचनी पड़ती है। तो जब हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कानपुर नगर, कानपुर सिटी में तैनाती हुई, तो वहाँ पर जो वहाँ का स्थानीय सेवा केंद्र था और यूपी जोन का हेडक्वार्टर भी, तो वहाँ पर परमादरणीय गंगे दादी जी के मार्गदर्शन में उनके साथ में रहने वाली परमादरणीय विद्या दीदी जी ने एक नियम जैसे बना लिया था कि वो हमारे रेजिडेंस पर एक तो हर बृहस्पतिवार का भोग वो जरूर पहुँचाते थे। और उन्होंने जब हमारा वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ कानपुर, तो रास्ते में ही हमसे मोबाइल फ़ोन पर बात की कि भाई साहब आपका स्वागत है, आप तो हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं और हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आप कानपुर में भी आएँ, तो बताइए आप कहाँ मिलेंगे। तो हमने उनको बताया कि दीदी जी हम सर्किट हाउस में रुकेंगे। तो वो टोली लेकर के वहाँ पर मिली। और उन्होंने टोली दिया भी, और कि ये बाद में आप जब कभी मन करे तो खाते रहिए। और फिर पोस्टिंग के दौरान उनका ये नियम भी था कि जो भी कुछ बनता था वहाँ सेंटर पर, तो वो हमारे रेजिडेंस पर यानी डीएम रेजिडेंस पर वो ज़रूर भिजवाती थी, जो हमारे डाइनिंग टेबल पर ही रखा रहता था। तो इस तरह से परमात्मा के घर का भोजन, जिसमें श्रेष्ठ और पवित्र वाइब्रेशंस होते थे, कल्याणकारी वाइब्रेशंस होते थे, वो कभी ना कभी दिन में एक बार कम से कम वो इस शरीर के अंदर जाता था और उसका प्रभाव फिर तो ये अनुभव होता है कि जैसा अन्न वैसा मन पर प्रभाव पड़ना ही था। तो इसलिए जब हमारा कानपुर नगर से ट्रांसफ़र हुआ तो हमें इच्छा हुई कि हमें योग सीखना है, मेडिटेशन सीखना है। तो आदरणीय गंगे दादी जी से हमने रिक्वेस्ट किया कि दादी जी हमें योग सीखना है, ये बताइए। यहाँ तो हमें समय नहीं मिलता था, लेकिन अब सचिवालय में पोस्टिंग के दौरान कुछ हम टाइम दे सकते हैं। तो उन्होंने परमादरणीय राधा दीदी जी, लखनऊ में जिनका सेवा का कार्य था, तो उनका नंबर दिया और उनसे मिलने के लिए कहा। जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि आपको 7 दिन का कोर्स करना है। कानपुर में रहते हुए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते थे, सब कुछ करते थे, पर कोर्स नहीं किया। और यहाँ तक कि भाषण भी दे आते थे। लेकिन कभी उन्होंने कोर्स के लिए और उस तरह से बात नहीं किया। लेकिन आदरणीय राधा दीदी जी ने पहली बार ही कहा कि आपको कोर्स करना है, और इस तरह से हमारा कोर्स शुरुआत हुआ। और पहले दिन जब आत्मा का पाठ हमने सुना तो एकदम से लगा कि हाँ, ये वाकई में कुछ नया ज्ञान है, सरल तरीके से है और टू द पॉइंट है, इधर उधर की बात ना होकर के बहुत सीधा साधा है, सरल भाषा में है। और हमने क्योंकि जब फाइनल एग्जाम दिया था आईएएस कंपटीशन के लिए, तो दर्शन शास्त्र भी हमारा एक सब्जेक्ट था, वो पढ़ा, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत थे, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि और इसके सब के बारे में। लेकिन पहले दिन ही हमें लगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात लगी, जो आत्मा को टच कर गया। हाँ। और दूसरे दिन जब परमात्मा का परिचय दिया तो एकदम से टच हुआ और एकदम से लगा कि अगर परमात्मा है, अगर भगवान है, तो वो उसका स्वरूप यही हो सकता है जो निराकार स्वरूप का परिचय दिया और गुणों का उसमें जो परिचय दिया। तो वो एकदम से टर्निंग पॉइंट था। और आज की जैसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो आत्मा को हमारे को क्लीन बोल्ड एक तरह से वो कर दिया। और वहाँ से फिर शुरुआत हुआ। तो जब कोर्स खत्म हुआ तो दीदी जी से हमने कहा कि दीदी अब आगे क्या? तो उन्होंने कहा कि अभी तो आपने केवल वर्णमाला और गिनती के कुछ अक्षर सीखे हैं, लेकिन उससे आगे आप यहाँ बाबा की मुरली चलती है, ज्ञान मुरली, वो सुनो। तो हमने उसको जब सुनना शुरू किया तो हमारा फिर एकदम से और ज़्यादा जुड़ाव होता चला गया, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो प्रश्न थे उन सब का जवाब मिलने लगा। यहाँ तक कि हमारे जो द्वंद्व हैं उनका भी जो है समाधान और निराकरण मिलने लगा। और फिर बाद में तो धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि जैसे मुरली हमारे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारे प्रोफेशन में जो समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां आती हैं, विघ्न आते हैं, तो उनसे कैसे पार हुआ जाए, उनका सरल समाधान भी जैसे हमें उसमें मिलने लगा।
तो इस तरह से हमारा मुरली से जुड़ाव, मुरली से प्यार हो गया, और मुरली से जब प्यार हो गया तो धीरे धीरे मुरलीधर से तो प्यार हो ही जाना था। और फिर दूसरी एक बात और हमारी रही कि क्योंकि इस आत्मा का अलौकिक जन्म, ये बात है जुलाई 2000 की, तो अलौकिक जन्म परमात्मा के घर के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से युक्त भोजन से, टोली से, उससे हुआ। तो हमारे अंदर जीवन में खान पान की शुद्धि के बारे में धारणा बहुत सहजता से, सरलता से, आसानी से हो गई, और वो हमारा एक पक्का बन गया कि हमने फिर बाहर का खाना करना और वो उस तरह से छोड़ दिया। तो उस भोजन की शुद्धि से भी हमें महसूस हुआ कि आत्मा को जो एक शुद्धि चाहिए, जो स्वच्छता चाहिए, उसके आधार पर ही वो परमात्मा के जैसे इतने दिव्य ज्ञान को धारण करने, उसको स्वीकार करने की क्षमता और ताकत तभी आ सकती है। तो उस हिसाब से हमारी ये आध्यात्मिक अलौकिक जर्नी भी शुरू हुई, और दोनों प्रशासनिक और अलौकिक जर्नी दोनों एक साथ में रही, और बहुत अच्छा उसमें रहा। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने तो सारी बातें, अपने दिल की बातें, और अच्छी तरीके से आप, मुझे लगता है बिना पूछे आप अच्छा बता रहे हैं। फिर भी एक मन में एक जिज्ञासा है मुझे, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आप जब से जुड़े तब से लेकर, और इसके पहले का जो जीवन आपका, किस तरह से अगर अंतर बताएं तो आप क्या महसूस करते हैं, उसके बाद क्या और पहले क्या? पहली बात तो मैं सभी दर्शकों के हिसाब से भी और आपको भी बताना चाहूँगा कि परमात्मा हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस धरती पर आते हैं, और उस हिसाब से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि जो आत्माएं हैं वो भी उस तरह से सकारात्मक और श्रेष्ठ बदलाव अपने अंदर लाएं जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। तो उस हिसाब से महसूस होता है कि जैसे परमात्मा हमें बहुत पहले से ही तैयार कर रहा है। जैसे हम पहले कभी और नॉनवेज या इस तरह का नहीं लेते थे, और कोई उस तरह का हमारी आदत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभी अंडा लेते थे। तो जैसे हमें ये महसूस हुआ कि हम जब पिथौरागढ़ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर जब कभी अंडा खाया या उसके अंडा का कुछ अंश गया, वो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया, तो जैसे एसिडिटी हमारे पेट में होती थी। तो मन में लगता था कि अच्छा, ये आत्मा इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही है, अननेचुरल चीज़ है। हाँ, तो वहाँ से वो हमने छोड़ दिया उसको खाना। लेकिन उसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाराबंकी वहाँ से बन करके आए, तो वहाँ पर ऐसे ही लोगों से बात होती थी कि अब हमने ये छोड़ दिया है। अच्छा। तो वहाँ के वो लोग कहने लगे कि सब वो पिथौरागढ़ में वहाँ पहाड़ों में तो मुर्गी का नेचुरल न होगा, यहाँ तो फार्मी वाला है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, वो आप ले सकते हैं। हमने वो जब ट्राई किया तो उसमें भी वही स्थिति आई। तो एकदम से ये अंदर से हुआ कि हाँ, हम ये आत्मा जो अंदर है वो इस तरह के अशुद्ध भोजन को और इस तरह के भोजन को जिसमें कि किसी का थोड़ा नुकसान भी हो रहा हो, वो फीलिंग वाली बात है, तो वो स्वीकार नहीं कर रही है, तो उसको वो हमने छोड़ दिया। और वैसे तो कोई उस तरह की बात नहीं रही, लेकिन उसका हमें ये महसूस होता है कि खान पान की शुद्धि भी अलौकिक और एक सादगी वाले सात्विक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और उसका फायदा हमें अपने प्रशासनिक जीवन में भी मिला, उसमें भी मिलता रहा। भाई साहब, ये तो हो गई खान पान की और शारीरिक शुद्धि के साथ साथ, लेकिन आप देखें आज जिस पोस्ट पे आप रहे हैं तो पब्लिक के साथ बहुत कांटेक्ट हज़ारों में रोज़ अलग अलग तरीके से होते रहे हैं, है ना। अब कई बार क्या होता है, वो तो समस्याओं से भरे हुए हैं जो पब्लिक हैं, कई बातें हैं, कई उलझने हैं, और आप चूँकि सुलझे हुए हैं, परमात्मा का आपको साथ भी है, मेडिटेशन भी करते हैं, पर किस तरह से बैलेंस करते थे उन लोगों को अपने जीवन के अनुभव से? कभी कोई ऐसी कोई ख़ास बातें हो कि इम्पॉसिबल कोई ऐसी बात, या जो ऐसे कोई समस्या आई हो और आपने उसको ईजिली हैंडल किया, ऐसा कुछ यादें, कुछ बातें? देखिए, वैसे तो क्योंकि हम एक उस तरह की साधारण बैकग्राउंड से, ग्रामीण बैकग्राउंड से और गरीब उससे परिस्थिति से आए थे, तो एक चीज़ तो वो हमें हमेशा ध्यान में रहती थी कि हम जिस गरीबी की हालत से यहाँ पर आए हैं, तो हमें गरीब लोगों की सेवा और उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से हमारे जीवन में वो पहले से ही था, और प्रशासनिक जीवन में उसका हम ध्यान रखते थे।
लेकिन जब से आध्यात्मिक जीवन में जुड़े तो तब से हमें ये और ज़्यादा महसूस हुआ कि हमें और अधिक ईमानदारी से, निष्पक्षता से और लोगों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों और साथ ही साथ उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो वो कार्य किया और उस हिसाब से ईमानदारी से हम पहले भी रहते थे। लेकिन जब हम और लोगों को देखते थे, उनकी तरफ ध्यान चला जाता था, तो महसूस होता था कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, कहीं हमें भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब से आध्यात्मिक जीवन से जुड़े तब से वो चीज़ और मजबूत हो गई और एक अंदर से पक्का हो गया कि हाँ, अगर हम समझते हैं कि ये सही है, ईमानदारी वाली चीज़ है, तो उसको करना ही चाहिए। लोग भले ही उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, विरोध करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, कोई बात नहीं है। तो एक तो हमें फ़ायदा इसका ये मिला। दूसरा, क्योंकि आईएएस में ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर और यूपी जैसे प्रदेश में उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें अपने मन के स्थिति को मजबूत बनाने और अंदर की स्थिरता लाने और उसको मजबूत बनाए रखने के लिहाज से आध्यात्मिक जीवन में हमें ज़्यादा फायदा मिला। जैसे उदाहरण के लिए, जब डिविजनल कमिश्नर आगरा यानी मंडलायुक्त आगरा के तौर पर पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर 12 वफ़ात के टाइम पर एक प्रॉब्लम हो गई। तो वहाँ पर लोग फातिया पढ़ के आ रहे थे और वहाँ पर मेजर एक मेन रोड है, एमजी रोड, उस पर ट्रैफिक की पाबंदी थी, लेकिन किसी गलती से वहाँ पर से ट्रैफिक आना शुरू हो गया और ये अर्ली मॉर्निंग की बात है और एक तरह से एक ट्रक ने एक भाई को हिट कर दिया और वो घायल हो गए और स्पॉट पर ही उनकी बाद में डेथ भी हो गई। ट्रक आगे चला गया तो खैर ट्रक को तो तुरंत ही आगे जा करके पकड़ लिया गया, रोक लिया गया, उसका ड्राइवर भाग गया। लेकिन इस घटना ने वहाँ पर तुरंत ही मॉब इकट्ठा हो गया और एक सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया। दोनों तरफ से लोग आ गए और फिर जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासनिक अधिकारी, डीएम, एसएसपी, बाकी के सारे लोग वो वहाँ पर जा कर के वो करने लगे। हमें भी मॉर्निंग में सूचना मिली तो डीआईजी आगरा, उन्होंने फ़ोन किया हमें कि सर इस तरह की बात हो गई है, हमें भी वहाँ मौके पे चलना चाहिए या नहीं। तो तुरंत मुझे एकदम से मन में आया कि नहीं, हमें मौके पर जाने के बजाय मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में, आप भी तैयार होके आइए, मैं भी तैयार होके, हम यहीं पर ऑफिस में आ जाइए। तो यूपी में एक सिस्टम है कि वहाँ पर डीएम और कमिश्नर के कैंप ऑफिस भी होता है रेजिडेंस पर ही। तो हमने कहा कि कैंप ऑफिस में आप आ जाइए, यहीं से हम व्यवस्था देखते हैं। मैं तुरंत सेंटर पर गया, बाबा के कमरे में बैठा 5 मिनट और मुझे एकदम से टचिंग हुई कि बच्चे, आपको मौके पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वहीं से इसको संभालिए और ओवरऑल ऊपर का जो है सारा का सारा दायित्व आप ले लीजिए अपने ऊपर और सारी व्यवस्थाओं को उस तरह से देखिए। फील्ड में बाकी के अधिकारी जैसे कर ही रहे हैं, तो हम दोनों ने, हमने और डीआईजी साहब ने यही निश्चय किया कि हम वहाँ से कोऑर्डिनेशन करें। तो वहाँ से दमकल की गाड़ियाँ यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलवाना है, उसमें आर्मी से या एयरफोर्स से भी जो है कोऑर्डिनेशन करना है और दूसरी एजेंसीज, आउटसाइड एजेंसीज हैं, उनसे भी जो संसाधनों की हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करना है, वो हम कर लें। सारे जिलों से फोर्स और मजिस्ट्रेट्स उनको वहाँ से बुला लें, कर लें। और उस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को एक तरह से फ्री जैसे कर दिया कि वो वहाँ पर मौके पर पूरा अच्छी तरह से हैंडल करें और हम ऊपर का सारा जिम्मेदारी देख रहे हैं। हम हेडक्वार्टर यानी लखनऊ से भी जो है कोऑर्डिनेट कर ले रहे हैं और बाकी की और एजेंसियों से भी हम कर ले रहे हैं। आप लोग मौके पर उसको अच्छी तरह से डील करिए। उसमें कई थानों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया, धारा 144 लगा दी गई और 2-3 घंटे में जा कर के वो सिचुएशन ठीक हो गया। और बाद में हमने वहाँ मौके पर जा कर के देखा कि काफ़ी बड़ा रूप वो एक सांप्रदायिक दंगे का ले सकता था, लेकिन वाकई में परमात्मा की भी शक्ति और उनका जो कुछ मार्गदर्शन मिला तो उसके हिसाब से हम अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सके, शांति से, संतोषजनक तरीके से और
लोगों को भी शांति में काम करने के लिए उनको हेल्प कर सके, उनको वाइब्रेशंस दे सके, उनको अच्छी तरह से निर्देश दे सके। क्योंकि बाबा जो है वतन से देख रहा है कि मेरा बच्चा नियमित है यहाँ पर, तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से वहाँ से भी कंट्रोल हो रहा है और आपको नियमित बना के आप कंट्रोल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। वरना तो आजकल व्यक्ति सब तनाव में, टेंशन में, न जाने क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे, तो ये कंट्रोल हो पाना। पर भाई साहब, इसके पीछे जैसे कि आप एक निमित्त बन के स्पिरिचुअल पावर को आपने यूज किया, लगता है कि आज समाज में कई प्रोफेशन के लोग हैं, ये केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रोफेशन में स्पिरिचुअलिटी की बड़ी आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ अंत में कि आप अपने जीवन के कुछ अनुभवों से समाज में, विश्व में, देश में स्पिरिचुअलिटी की बड़ी ज़रूरत है, आप कुछ टिप्स आप अपने अनुभव से दें समाज को, जो किस तरह से वो अपने जीवन में भी आध्यात्मिकता को जोड़े, क्या फ़ायदे हैं इनके? अपने प्रशासनिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में हमने अध्यात्म का जो प्रयोग किया और उससे जो फायदे हुए, उसके हिसाब से मैं सभी के लिए ये कहना ज़रूर चाहूँगा, अपनी ओर से उसको सलाह भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्रार्थना भी कह सकते हैं, वो ज़रूर करूँगा कि अध्यात्म से ज़रूर जुड़ें। और ख़ास तौर से हमने महसूस किया कि आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक योग, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग कहते हैं, उससे जुड़ना हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होता है, समय पर शक्ति भी देता है, अपने अंदर संतुलन बनाए रखने का मादा देता है और शक्ति, ताकत देता है, और संतुलित रह करके मधुरता के साथ, निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ एक कड़ा कदम भी हम उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और हमने ये भी महसूस किया है कि जब हम परमात्मा की मदद लेकर के कोई काम करते हैं तो उससे जो जुड़े हुए पक्ष हैं, पब्लिक है, मीडिया है, जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी संतुष्टता की महसूसता ज़्यादा होती है कि हाँ, इन्होंने सही किया और ये होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। और एक अच्छा मैसेज भी समाज में भी जाता है इस तरह की जब वायुमंडल बनता है जी। तो भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस तरह के वैसे बहुत सारे अनुभव हैं, वो तो कभी और मौका मिला तो करेंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। सुना दोस्तों, सीताराम मीणा जी ने अपने जीवन के वो खास अनुभूतियाँ, बातें, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन और प्रोफेशनल जीवन में भी आध्यात्मिकता की कितनी आवश्यकता है, और अगर अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ जाता है तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसानी से हल हो जाता है। जैसा कि आप सब ने सुना, प्रोफेशन और उसमें भी प्रशासनिक जीवन, कहते हैं ना कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा अनुशासन होता है। अगर प्रकृति के साथ परमात्मा का भी एक अनुशासन जीवन होता है, उसमें अगर हम अपने आप को ढाल लेते हैं, प्रकृति के साथ भी और परमात्मा के बनाए हुए अनुशासन में खुद को, कि कैसे सोचना है, बोलना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा जीना है और कैसे लाइफस्टाइल बनाना है, जीवन को प्रोफेशन के साथ पॉजिटिव कैसे रखना है, तमाम बातों को सीखने के लिए आप भी ब्रह्म कुमारी इस परिवार में आइए, जुड़िए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।